राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार होता है, हमेशा दहेज को लेकर इतने सारे लोग आवाज उठाते हैं। अगर किसी महिला के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। एक महिला अगर ये पॉडकास्ट देख रही है तो आज के पॉडकास्ट में वो अपने राइट्स के बारे में भी जानेगी कि कई बार क्या होता है, हम घर पर इतनी सारी गाली गलौज हो रही है या मेंटली आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उस दौरान कानून आपकी क्या हेल्प कर सकता है और घर बैठे हम क्या क्या चीजें और किस तरीके से उस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। तो एपिसोड बेहद खास है। इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है क्रिमिनल लॉयर वीरेंद्र वर्मा सर। तो स्वागत करते, वेट नहीं कराते। और सर के हर एक एपिसोड में कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। तो जो भी ये चैनल देख रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी और डिटेल में जानना चाहता है, हर एक एपिसोड थंबनेल पे लिखा हुआ है कि किससे रिलेटेड पॉडकास्ट हुआ है, तो पीछे जाके आप पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। तो वेट नहीं कराते, स्वागत करते हैं। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा से इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट पर। और पॉडकास्ट पर पहले भी भारती मैम के साथ में मैंने जो डिस्कस किया था वो फीमेल के साथ होने के साथ जो भी अत्याचार या जो भी क्राइम होते हैं उस पर मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि एजुकेशनल जितना ज्यादा कंटेंट में डिलीवर कर सकूं, लोगों को उनके जानकार बना सकूं उनके अधिकारों के बारे में, वही मैं कोशिश करता हूं। आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे जितने भी आप सवाल पूछोगे सबका जवाब दूंगा, बट क्योंकि दहेज हत्या मेन हमारा फोकस रहेगा, दहेज हत्या, डोरी डेथ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्टेट का कंसेप्ट या फिर स्टेट की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। हालांकि हम स्टेट पूरे देश को ही बोलते हैं अपनी लीगल लैंग्वेज में। जी। और इन मामलों में ये देखा जाता है कि कई सारे मामले जो कि सही मायनों में डोरी डेथ के नहीं हैं, पर अगर लड़की की डेथ हो जाती है 7 साल के अंदर अंदर किसी भी घर पर, मतलब जो हस्बैंड है उसके घर पर हो या उसकी वजह से, उसकी फैमिली की वजह से अगर डेथ हो जाती है लड़की की, तो ऐसे में ये जो मामले दर्ज होते हैं डोरी डेथ का नाम देकर, अभी दोनों तरफ से चलता है। कई बार केस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें कि लड़की को हमें डिफेंड करना है, डिसीज्ड बोलते हैं, जो मर गई लड़की, उसका परिवार आता है कई बार केस लड़वाने के लिए कि हम किस तरह से केस को फाइट करें। और कई बार लड़के तो बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि उनको सीधा उठाकर जेल में डाल देते हैं, यही देश का कानून है, उनकी फैमिली भी जेल में जाती है। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, लोगों को पता होना चाहिए कब वो जेल जा सकते हैं, कब वो जेल नहीं जाएंगे। और बाकी तो डिटेल में जो भी आप सवाल पूछेंगे, फिर चाहे वो रेप पर हो चाहे पॉक्सो पर हो, आपका स्वागत है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर में जो मारपीट होती है, तो वो उसी को ही डोमेस्टिक वायलेंस मानेंगे या फिर जो इमोशनली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है किसी को, तो उस दौरान एक लड़की या एक जो विमेन है उस दौरान क्या डिसीजन ले? क्या ये सच में इसके ऊपर भी हम कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं? देखिए मैम, ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है, डोमेस्टिक पहले घरेलू जी, और वायलेंस मतलब हिंसा। राइट। हिंसा को आप जरूरी नहीं कोई इंसान किसी को मारेगा तो ही हिंसा होगी, जरूरी नहीं किसी इंसान के साथ में टॉर्चर होगा तो ही उसके साथ में हिंसा होगी। पहले मैं आपको बता रहा हूं, टॉर्चर जो होता है, टॉर्चर वर्ड ये कहीं डिफाइन नहीं है अपने पूरे देश कानून में। टॉर्चर को या तो आप ग्रीवियस हर्ट बोलते हो या फिर आप हर्ट बोलते हो, किसी को मारा पीटा गया। पर यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस से मतलब मारने पीटने का ही नहीं है, यहाँ पर बैड वर्ड्स या टोन कसना भी एक तरह से यहाँ पर लैंड कर जाता है इसी तरह के अपराध में। अगर मान लीजिए शादी होती है लड़की की, अब लड़की किसी भी अगर जातीय सूचक शब्द आप किसी को बोलते हो या किसी को आप काली बोलते हो कि तू बहुत काली है, मेरे लड़के को तो और अच्छी दुल्हन मिल सकती थी, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। अगर मान लीजिए कंसीव नहीं हो पा रहा है, 2-3-4 साल 5 साल बीत गए, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। किसी लड़की को अगर आप ताने दे रहे हो, टोन कस रहे हो किसी भी तरह से, अगर उस लड़की को आपने टोन किया, किसी भी तरह से लड़की को आपने ताने मारे, ये सभी तरह की कैटेगरी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगी। और अगर उस लड़की ने कल सुसाइड कर ली तो सुसाइड का ब्लेम भी उसकी फैमिली को लगे, लड़के वाले की, और वो सब लोग जेल जा सकते हैं। ओके। जैसे कई बार लोग, सोसाइटी कहती है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये घर का मामला है, इसे इस तरीके से कह के ना उस लड़की को चुप करा दिया जाता है या उसकी उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया जाता है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा होता है कि अपना जो समाज है ना, अपने समाज में बोलते हैं कि खास करके आपने देखा होगा जब कोई लड़की विदा होती है तो चाहे वो उसके फादर कितनी भी अच्छी रेपुटेशन में, कितनी अच्छी अगर पर्सनैलिटी भी है उनके, मतलब पूरे समाज में एक अच्छा नाम है, तो भी अपनी बेटी को बोलकर भेजते हैं कि बेटा कोई प्रॉब्लम हो थोड़ा बहुत आप देख लेना, मैनेज कर लेना। पर उसके बाद जो ये घटनाएं शुरू होती हैं और ये घटनाएं आगे बढ़ती ही चली जाती हैं,
तो समाज किस तरह से इसको लेता है, अब कितना टॉलरेट करता है। अब हर लड़की में तो वो टॉलरेशन नहीं होती। बिल्कुल। एक लड़की को बचपन से कभी तू तक नहीं बोला उसकी फैमिली ने, और अब जब वो शादी करके गई है तो वहां पर गालियां सुनने को मिलती हैं। या हो सकता है कि उसका हस्बैंड उस पर हाथ उठा दे, ये भी हो सकता है कि उसकी सास उसको गालियां देती हो, ये हो सकता है ससुर उस पर गलत नजर डाले। तो ये सभी तरह के जो मामले हैं इनमें इतना सहना नहीं चाहिए, और कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि वो लड़की सुसाइड की तरफ चली जाए। अगर ऐसा है तो ये क्राइम है, सीरियस इशू है, इसको देखना चाहिए। बिना बात में आप जिसके लिए जान दे रहे हो, बेटर है डिवोर्स ले लो, बेटर है अपने घर चले जाओ, बेटर है अलग रह लो, अपनी जॉब वॉब करो, अपनी जिंदगी सही चलेगी। बट सुसाइड करना मैं कभी भी सही नहीं मानता। ये जिंदगी का अंत कर देना बिल्कुल सही नहीं है, पर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है, ऐसी क्रिएट कर दी जाती हैं कि लड़कियां ऐसे स्टेप लेती हैं जो कि गलत है। आपने एक बात कही कि हमें लड़कियों को हमेशा प्यार से रखा जाता है। हाँ। पर वही पेरेंट्स, मैं कुछ पेरेंट्स की बात करूंगी कि वही पेरेंट्स बच्ची को सिखाते हैं कि वही तुम्हारा परिवार है, चाहे वो गाली गलौज करें, आपको रिस्पेक्ट दें न दें, आपको निभाना है। और मुझे लगता है लड़की जितनी उसकी क्षमता होती है उतने तक उस चीज को निभाती है। तो उस दौरान एज ए एडवोकेट आप उन्हें क्या सलाह देना चाहिए कि जो माँ बाप ने हमें सीख दी है उसी को फॉलो करना चाहिए, टॉर्चर झेलते रहना चाहिए, या फिर जिस दिन फर्स्ट डे आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा उस दिन डिसीजन ले लेना चाहिए? मैम देखिए, हर सिचुएशन अलग अलग होती है। अगर आप बात करो लीगैलिटी की, लीगैलिटी एक अलग चीज है, वहां तो टॉलरेशन जैसा कोई शब्द ही नहीं। आपको टॉलरेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप लीगल एक्शन लो। बट लीगल एक्शन लेने के बाद कब तक एक्शन होते हैं, कितनी जल्दी न्याय मिलता है? सालों साल तक, 2 4 5 10 सालों तक तो कोर्ट में चक्कर ही काटते रह जाते हैं। उसके बाद क्या? एक इंसान की जिंदगी आगे बढ़ जाती है, बाद में उसकी शायद दोबारा होगी नहीं, उसकी एज निकल जाती है, बच्चे अगर नहीं है तो जिंदगी वैसी अधूरी रह जाती है। तो इसीलिए इंसान को एक्शन कर देना चाहिए। पर बात अल्टीमेटली अगर हम अपने देश के समाज की बात करते हैं, जो हमें सिखाया गया या फिर जो अपने हिंदी रिचुअल बोलता है, मैं ना थोड़ा सा अलग जाके एक बात आपको बोलना चाहूंगा। जब भी किसी लड़की की लड़के शादी होती है तो आपने देखा होगा, जब 7 फेरे से पहले जब वहां पर पूरे रिचुअल चल रहे होते हैं तो लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दिया जाता है, पानी ग्रहण करना बोलते हैं उसको। जी जी जी। और वहां पर ना एक तरह ओथ है, ये एक तरह की ओथ, पर वो जो म्यूचुअली एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये बोलता है लड़का कि मैं पूरी जिंदगी जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, और तुम्हें किसी भी तरह की परेशानियों को नहीं आने दूंगा। हालांकि सही तरीके से देखा जाए तो ये ओथ है, ये कमिटमेंट है। पर अपने देश में अपने कमिटमेंट्स पर कितना लोग टिकते हैं? लोग ना उन कमिटमेंट्स को भूल गए हैं। पुराने जमाने में जो कमिटमेंट्स था ना कि 7 जन्मों का साथ होता है, लोग उन चीजों को भूल गए। यही कारण है कि चीज आगे बढ़ती जा रही है। ना तो लड़कियां कोऑपरेट कर पाती हैं ठीक से, और ना लड़के तो बिल्कुल नहीं कर पाते। करेक्ट। या तो उनकी फैमिली उसको बताती है कि नहीं, आपको तो पुरुष प्रधान देश है, तो आप कैसे सुन सकते हो, जबकि वो गलत है। ऐसा नहीं है। परिवार चलता है हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ चलने से, दोनों के निभाने से, किसी एक के निभाने से परिवार नहीं चलता है। और ये बड़े सीरियस इशू है। ये आप जो सवाल है मुझसे पूछ रहे हो, कोर्ट भरे पड़े हैं। आप किसी भी कोर्ट में जाओ, आप जब फैमिली कोर्ट जाते हो ना, वहां पर रोजाना सैकड़ों केस लगते हैं। कितनों को न्याय मिलता है? लास्ट में थक हार का कॉम्प्रोमाइज द्वारा, और कॉम्प्रोमाइज ही दोबारा से होना था। तो लड़ाई की तरफ जाना कोई सही डिसीजन तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। जैसे घरेलू हिंसा को लेकर या डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भी लोगों के मन में बहुत मिसकंसेप्शंस है। देखिए, आपको ना जो मिसकंसेप्शन की जहां तक आप बात करते हो, सबसे पहले जब एक लड़के लड़के रिलेशन चल रहा होता है ना, पहले आप ना समझिए, पहले डॉरी डेथ या फिर दहेज हत्या का मामला क्या है। 304 भी एक सेक्शन था आईपीसी में, अब वो सेक्शन 80 बीएनएस का सेक्शन बन गया। जब भी एफआईआर दर्ज होती है तो ये सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन बोलता है कि कम से कम 7 साल की सजा होगी ही होगी जी। जो सजा आगे बढ़कर उम्र कैद तक भी हो सकती है। 7 साल तो सजा मिलेगी मिलेगी अगर लड़की की डेथ हो गई। अब पूरा इस कानून को थोड़ा समझिए, डॉरी डेथ बोलता क्या है। लड़की ने सुसाइड कर ली, कोई भी ऐसी अननेचुरल डेथ उसकी हुई है जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या होता है कि कोई बीमार बहुत ज्यादा थी, डिलीवरी के टाइम पर डेथ हो गई, या कोई भी नेचुरल चीजें हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज जो ये दर्शाता है कि वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो अननेचुरल डेथ है। इसी में एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113 बी भी एक बात बोलता है। उसको आप अगर पढ़ते हो तो यहां पर यह बोलता है कि एडवर्स पोजीशन कर देता है कि यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ अब उस लड़के के ऊपर होगा जिसकी वो वाइफ थी। फिर चाहे लड़की ने सुसाइड की हो 6.5 साल के रिलेशन के बाद, 5 साल के रिलेशन के बाद। यहां पर ना एक जजमेंट मुझे याद आ रहा है, एक जजमेंट है गिरीश सिंह के नाम से, गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो कि अभी रिसेंट में आया था। ये 2019 का जजमेंट है।
उस जजमेंट में एक बात बोली गई, उस बात को समझना बहुत जरूरी है जी। लोग ये सोचते हैं, समाज में मिसकंसेप्शन की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर गए जजमेंट मैंने इसलिए नाम आपको दिया। यहाँ पर क्या होता है, ये जजमेंट ये बात बोलता है कि लड़की के साथ कोई भी क्रुएलिटी हो रही है, लड़की को बेशक उसके हस्बैंड ने थप्पड़ मारा हो जी, गालियां दी हो, किसी भी तरह से उसको परेशान किया हो, फैमिली ने परेशान किया हो, अभी सिर्फ और सिर्फ ये क्रुएलिटी है। अगर लड़की ने सुसाइड कर ली, इट्स नॉट मीन कि वो 80 बीएनएस में उसका केस दर्ज होगा और आगे कन्विक्शन होगी, क्योंकि केस ये बोलता है दहेज हत्या, केस ये बोलता है डॉरी डेथ। नाम में ही क्लियर है कि डॉरी मांगने की वजह से इतनी प्रताड़ित लड़की हुई, उसको परेशान किया गया। वो दहेज मांग रहे थे लोग, बार बार अपने घर जा, फ्रिज लेकर आ, नई गाड़ी लेकर आ, अब तो रहने घर नहीं है तो एक नया घर खरीदने और फैमिली को बोल, अपने परेशान करो अपनी फैमिली वालों को। तो ऐसे मामलों में ये गिरीश सिंह का जो जजमेंट है, गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2019 का जजमेंट जो है, ये जजमेंट बहुत काम का है। वो ये बात बोलता है कि ऐसे में हम इसे दहेज हत्या केस नहीं मानेंगे। लड़की ने सुसाइड की। मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखो इसके अंदर ना दो जजमेंट्स और आते हैं। एक जजमेंट आता है गुरनैल सिंह का, गुरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये 2012 का जजमेंट है। एक जजमेंट और आया 2013 का जजमेंट होगा शायद, 12-13 जजमेंट, आप देख लेना इस चीज को। एक जजमेंट और आया था बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह बड़ा फेमस और सेलिब्रेटेड केस है ये था 1980 का, 1980। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इन दोनों में एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट ये दोनों जजमेंट मैंने आपको इसलिए बोले कि आप जब दहेज हत्या केस देखते हो ना, तो दहेज हत्या का केस, दहेज हत्या में लड़की ने सुसाइड ही की, ये प्रूव होगा ट्रायल चलने के बाद। कई बार इस केस में ये केस नजर आता है मर्डर का। अगर मर्डर हुआ है लड़की का, तो ये दोनों जजमेंट, गुरनैल सिंह का भी, बच्चन सिंह का भी, ये क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है ना, उम्र कैद इज अ रूल, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट इज अ रूल। एंड जो फांसी आप देते हो किसी को भी, फांसी दी, आप किसी को बोलते हैं हैंग टिल डेथ के जो आप लोग बोलते हैं, इसके अंदर जो सजाए मौत देते हैं ना, वो एक्सेप्शन है, सबको नहीं दी जा सकती, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाएगी। तो अब मर्डर में दो ही सजा है, या तो उम्र कैद होगी या फांसी होगी जी। पर यहां पर वो क्या बोल रहा है कि फांसी ऐसे नहीं दोगे सबको। कब दोगे? जब एक्सेप्शनल केस होंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होंगे। बट उम्र कैद क्या होगा, इसके अंदर रूल है, ये नियम है। अगर मर्डर हुआ, अब बात यह आती है कि किसी लड़की का मर्डर हुआ या दहेज हत्या का मामला, लड़की ने सुसाइड की, वो पता कैसे चलेगा? वही, क्योंकि उसने नोट छोड़ा है। एग्जैक्टली। एक लड़की का एक केस था, जिस केस हमने ये देखा कि लड़की की शादी हुई, लगभग 3 साल शादी को हो चुके थे। शादी होने के बाद में उसके हस्बैंड ने उसको जहर दिया या जहर खाया गया, क्या कन्विक्शन हो गया, बाद में उस केस को मर्डर में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये पाया गया कि वो जो जहर था उसके हस्बैंड ने उसको दिया था, जिसमें रोल उसकी माँ का भी था, लड़के की माँ का। हाँ, लड़के की माँ का, और उसके फादर का भी रोल उसके अंदर आया, और तीनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वो केस आ गया, क्योंकि ये जो केस था, जब जज साहब पूरा केस सुनते हैं तो सुनने के बाद में ये देखो, चार्जेस एक स्टेज होती है, चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज। वो केस की सिचुएशन को देखकर वो चार्जेस लगते हैं। अब वो 302 लगेगा, मतलब 103 बीएनएस का सेक्शन लगेगा, या वो 80 बीएनएस का सेक्शन लगेगा, या फिर 304 बी लगेगा, जो दहेज हत्या है, दहेज हत्या या मर्डर। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है, मर्डर को थोड़ा सा समझिए दूसरे एक कंसेप्ट में जाकर, क्योंकि हम बात दहेज हत्या की, किसी के मरने की बात कर रहे हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनको 3 कंसेप्टों से आप समझिए, तो आप समझ जाओगे मर्डर किस तरह से केस लैंड कर जाता है। मर्डर, किसी को मार दिया, सामने वाले का मोटिव है, इंटेंशन है, नॉलेज, सब कुछ है। यही जब सामने वाले की इंटेंशन ना हो पर सामने वाला मर गया, तो ये जो सेक्शन है बीएनएस का 105 सेक्शन है, जो कि पहले वो सेक्शन 304 था। अब इसको समझने के लिए आपको 304 सेक्शन का या फिर जो 105 सेक्शन है उसका पार्ट 1 और 2 समझना पड़ेगा। इनमें सजाओं का बड़ा डिफरेंस है, सजाओं का डिफरेंस है, और साथ में ही 5 साल 10 साल की और बाद में उम्र कैद तक की बात करता है। अगर आपकी इंटेंशन प्रूव हो गई तो उम्र कैद, अगर आपकी इंटेंशन है ही नहीं तो सजा 5-10 साल की भी हो सकती है। ये 3-4 का मामला है। किसी की डेथ हो गई, अभी कैसे हो सकती है? मान लीजिए किसी इंसान ने किसी को, जैसे लड़के अक्सर करते, पीछे बुद्धि में थप्पड़ मार दिया, और पता चला उसके तो कोई भी ट्यूमर या क्लॉट था और आदमी मर गया। इसको तो पता ही नहीं था ना। तो इसका मारने का कारण उसको जान से मारना नहीं है, ना तो उसकी इंटेंशन है, ना उसको नॉलेज थी, ना प्रिपरेशन, ना मोटिव। तो ये मामला वहां जाएगा, क्या जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
उसको मर्डर जैसी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। Okay. मर्डर कब है? जब उसने उसको मारा और जानता है यहाँ पे इसके प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्यूमर है, थोड़ा सा मारूंगा मर जाएगा, और इसको मारना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे इसका 20 लाख रुपए देना है या 50 लाख रुपए देना है। अगर मैं इसको मार दूंगा तो जो प्रॉपर्टी मैंने अभी खरीदी 70 लाख रुपए देना है और ये रजिस्ट्री मेरे नाम कर चुका, तो मार दूंगा तो मर जाएगा, बोलने वाला तो है नहीं। अब मारा और प्रूफ हो गया तो मर्डर है। अब लड़की ने सुसाइड की, अब लड़की ने सुसाइड जो की, डॉरी डेथ कब होगा कब नहीं होगा ये भी समझिए। लड़की को बार बार परेशान किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है उसकी माँ के द्वारा कि भाई मेरे लड़के की तो अच्छा मेरा बेटा कमाता है, 50-60 हजार सैलरी है, तुम लोगों ने दिया क्या? बस एक बाइक दे दी, स्कूटी दे दी, हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी का इंतजाम करवाओ, और गाड़ी देनी पड़ेगी। जब उसके फादर आते तो ताना मारा है, लड़की ताना मारा जाता है। अब मान लीजिए उसका बेबी हुआ, बच्चा हुआ उसको, और सबके सामने बोलने की बात कि भाई हमको तो गाड़ी चाहिए इसमें और ये नहीं दे रहे हैं हम लोगों, गलत है। परेशान करना, उसकी फैमिली की इंसल्ट करना, क्लियर है कि दहेज मांगा जा रहा है। ऐसे में लड़की ने अगर परेशान होकर सुसाइड कर ली, ये क्लियर कट केस है 304B का, क्लियर कट केस है 80 का BNS सेक्शन का, दहेज हत्या का। पर जो हस्बैंड है रात को ड्रिंक करके आता है, कभी कभी गाली वाल दे देता है जी, कभी लड़ाई झगड़ा हो उसको थप्पड़ मार दिया, वो बोलते हैं क्रुएलिटी बिफोर डेथ। डिमांड भी होनी चाहिए तो आप जाओगे। डॉरी डेथ एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर तक जाएंगे हम, बार बार एग्जाम्पल्स लेकर जाएंगे। अभी रिसेंट में हमने केस देखा, एक लड़के और लड़की दोनों मतलब 4.5 साल से रिलेशन में, ठीक है, लव मैरिज है उन दोनों की। लव मैरिज होने के बाद में 4.5 साल से उसको लड़के को कंसीव नहीं हुआ। उसको लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का उसका ट्रीटमेंट करवा रहा है कंसीव हो जाए, सब ट्रीटमेंट लड़की सब कुछ चल रहा है। पर वो लड़की इतनी ट्रोमा में, इतनी परेशानी में, इतनी ज्यादा वो हाइपरटेंशन में है कि वो लड़की समझ नहीं पा रही मैं समाज में क्या बोलूं। कि लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ, 4-5 साल शादी को होने को आ रहे हैं, तो लड़की डिप्रेस रहने लगी, बहुत परेशान रहने लगी, अपने हस्बैंड से लड़ने लगी, गाली वाल देती थी, कभी उसको हाथ उठा दिया करती थी। पर हस्बैंड जानता था कि वो परेशान है और ये जानबूझ के नहीं कर रही है। कुछ वक्त बीता, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ और लड़की वो 3rd फ्लोर बैल्कनी से कूद गई और लड़की मर गई। केस यही दर्ज होगा। अब जो लड़की की फैमिली है वो केस के दर्ज करवाएगी कि इन लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया, राइट। पर क्या वो लड़का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है? करा रहा है। क्या कभी लड़ाई हुई है? क्या कभी कंप्लेंट हुई है? कभी पुलिस स्टेशन कोई लड़की गई है? कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है जहां पर ऐसा है। पर देश का कानून ये बोलता है अननेचुरल डेथ विद इन द 7 years। अब उस लड़के उठाकर डाल दिया जेल में जिसने जी, ओके। अब यहां पर और भी कई सारी बातें आती है कि पहली बात कि ऑब्वियसली बात है कि उसकी फैमिली ने उसकी मां पे एलिगेशंस लगाए होंगे, ऑब्वियसली बात है लड़के की बहन पर कोई एलिगेशन लगाए होंगे, ऑब्वियसली बात है फादर पे भी एलिगेशन लगाए गए होंगे। करेक्ट। अब यहां पर क्या होता है कि देखना यह है कि वो लड़का फैमिली के साथ रह रहा था या नहीं रह रहा था। साथ भी रह रहा था तो पूरी सिचुएशन बोलती क्या है। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इमीडिएटली लड़के की मदर के लिए एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, बेल डिसमिस होती है, उसकी माँ भी जेल जाती है, बाप भी जेल जाते हैं, बहन भी जेल जाती है। ओके। अगर पुलिस थोड़ा भी कोऑपरेट कर रही है और जानती है कि नहीं ये केस वो नहीं है, और वो अगर नोटिस देते हैं 41A का 35 सबसेक्शन 3 का, तो जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, अरेस्ट से बच सकते हो, वरना जेल जाना तय है। इसलिए मैंने आपको बताया कि डॉरी डेथ बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है। Correct. उसको थोड़े से में 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसी वजह से साल 6 महीने 2 साल 3 साल तक की जेल काटते हैं। बाद में लड़का बाहर आता है, केस चलता है, केस हार जाता है, 7 साल की सजा फिर हो जाती है। okay. कि मिनिमम 7 साल सजा तो इसमें है। जैसे अभी आपने ना एक हम स्टार्टिंग में जब आपने बताया था कि लड़की ने सुसाइड कर ली, कि घर वालों ने जहर दे दिया, तो कैसे प्रूफ होगा कि घर वालों ने उनको जहर दिया या नहीं दिया? लड़की ने खुद ही वो जहर पी लिया हो, तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए क्या चीज होगी? पूरे केस की ना एक प्रोसीडिंग चलती है, पूरे केस की जी। प्रोसीडिंग किस तरह चलती है कि जहर कौन लाया, कब लाया, उसने लिया कि नहीं लिया, साथ में ही लड़के का प्रीवियस कंडक्ट कैसा था लड़की के साथ, उसके मदर फादर कंडक्ट कैसा था लड़की के साथ, पहले कोई कंप्लेंट लॉन्च हुई है कि नहीं हुई है, लड़की के मरने से लड़के को बेनिफिट क्या है, लड़की के मरने से उसकी माँ को उसके बाप को बेनिफिट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको मारने से, जैसे मान लीजिए लड़की को आज 6 साल हो गए, कंसीव ही नहीं हो रहा और माँ बनेगी भी नहीं हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है उसको, तो यूट्रस कई बार निकाल दिया जाता है उनके, कई बार जैसे फीमेल का यूट्रस निकाल देते हैं तो वो मां नहीं बन सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है उसी प्लानिंग के तहत कि दूसरी शादी लड़के करा देंगे। ओके। ये भी तो एक कारण हो सकता है।
ये भी कारण हो सकता है कि उस लड़की ने बहुत परेशान किया हुआ है, अब डोमेस्टिक वायलेंस केसेस चल रहे हैं और वो वहीं पे आके रह रही है, कहती मैं छोड़ के जाऊंगी ही नहीं। लड़ाई झगड़ा डेली होता है। वो कहते हैं इतना जब परेशान हो ही गए, लड़का अकेला लड़की साथ रहता है, तो क्या लड़का लड़की को नहीं मार सकता है? मार सकता है। आप किसी भी केस में ना इंटेंशन, नॉलेज और प्रिपरेशन देखो, मोटिव आएगा साथ में तो ये मर्डर है। ओके, कई बार तो ये होता है कि जो लड़के की फैमिली होती है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर लड़की हो सकता है कि कोई बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई हो 7 साल के अंदर, जो कि हम बार बार ना 7 साल की बात, 7 साल क्लॉज है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उस दौरान उसकी हो सकता है कि उसने कोई ऐसी मेडिसिन गलत ले ली हो, या फिर आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, उस दौरान किसी और की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। केस था हमारे पास, लड़की को प्रॉब्लम चल रही थी, लड़की बहुत ज्यादा, उसको ना एलर्जी कुछ इस तरह से थी कि वो कुछ भी थोड़ा खाती थी तो इतनी गैस्ट्रिक हुआ करती थी उसको कि वो ना मतलब वो परेशान, सर में दर्द, पूरा फेस फूल जाना, बड़ी प्रॉब्लम चलता करती थी उसको। उसका हस्बैंड उसका ट्रीटमेंट करवा रहा था, कंटिन्यू ट्रीटमेंट करवा रहा था और लगातार ट्रीटमेंट वो हो रहा था। वो लगभग उसकी शादी को 6.5 साल हुए और लड़की की डेथ हो गई। तो डेथ का कारण ये मिला कि उसकी डेथ बीमारी से हुई है। तो बीमारी से डेथ हुई है, लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, कहीं से भी कंडक्ट उसके हस्बैंड गलत नजर आया ही नहीं। उस लेडीज का एक बच्चा भी था। पुलिस ने खुद उसको नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। 7 साल का क्लॉज तो यहां पर भी है, पर यहां पर यह आता है कि वहां पर 113B जो एविडेंस एक्ट बोलता है, वो ये बोलता है कि यहां प्रूफ हस्बैंड करे, उसने प्रूफ कर दिया कि भाई सब ट्रीटमेंट चल रहा है, इसको बीमारी है, प्रॉब्लम है, इसको वो सर्वाइव नहीं कर पाई, गलती मेरी नहीं है इसके अंदर। लड़की डेथ हो गई उसकी, तो क्या लड़का अरेस्ट हुआ? नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि 7 साल का क्लॉज है तो लड़का जेल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अभी आपने सवाल मुझसे बहुत अच्छा पूछा है कि जब आप सवाल पूछोगे तो ऑडियंस तक उसकी नॉलेज पहुंचेगी। करेक्ट। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस का एक्सपीरियंस लिया, उसको मैं तभी बता पाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो वीडियोस बनाते हैं ये नॉलेज के लिए बनाते हैं, एजुकेशन के लिए बनाते हैं, कि लोगों तक वो एजुकेशन पहुंचे। अपने देश में ना दो, अपने देश में होता क्या है, अपने देश में मैक्सिमम लोग तो इसलिए जेल जाते हैं और कानून नहीं पता। करेक्ट, लोगों को नहीं पता ये चीज। और कई सारे पुलिस वाले, कई सारे लोग इस कानून की नॉलेज लेकर इसको अपने बाप की जागीर समझते हैं। आप सवाल पूछो पुलिस वाले से, कोई करप्ट टाइप का पुलिस वाला हो, सवाल पूछोगे तो वो बोलेगा अच्छा मुझसे पूछ रहा है, पता उसे कुछ नहीं है। अब बहुत सारे पुलिस वाले आपको ऐसे मिलेंगे, 7 साल में अगर डेथ हुई वो नहीं पूछेंगे लड़की सुसाइड की, लड़की ने क्या करा, कैसे किया, मारा क्या नहीं मारा, लड़की बीमार थी या नहीं, उठा के जेल में डाल देंगे आपको। अब आप एक बार जेल पहुंच गए, फिर लो बेल, अल्टीमेटली डेंट तो पड़ गया लाइफ पे आपकी। डेंट पड़ गया, किसी और की वजह से पड़ गया, जबकि उसने कुछ गलती नहीं की है, वो तो अपनी वाइफ पे ट्रीटमेंट करवा रहा है। अब एक बात और समझिए, और इसी दौरान जैसे अभी आपने, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये पॉइंट रह जाएगा कि कई जो फैमिली है उन्हें पता ही नहीं कि उस दौरान, जैसे अगर मान लेते हैं लड़की की डेथ हो गई, चाहे उसने सुसाइड किया हो या उसकी नेचुरल डेथ हुई हो, पर जो लड़के की फैमिली है उसको उस दौरान क्या एक्शन लेना चाहिए? अगर पुलिस आ जाती है तो जैसे आपने कहा जेल में डाल दो, देखिए पुलिस आ गई ना, पुलिस अगर आ गई है, अब मान लीजिए एक बच्चा है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उस बच्चे का क्या होगा? एक बच्चा है 2-3-4 साल का जी, एक बच्चा मान लीजिए उसका 4 साल का है, एक बच्चा अभी हुआ है 6 महीने पहले, बर्थ देते वक्त उससे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हुई कि बीमारी ऐसी लग गई कि वो ठीक नहीं हो पा रही। अब उसकी डेथ हो गई, डेथ हो गई, पुलिस वाले आए, मतलब डेथ हो गई, लड़की ने फांसी लगा ली, मान लो फांसी लगा ली, फांसी लगा ली, तो फांसी क्यों लगाई? बीमार बहुत है, वो उस दर्द को झेल नहीं पा रही है। हस्बैंड तो काम करने जाएगा ना, हस्बैंड काम करने का नहीं भी काम कर रहे हैं, मानता हूं, दिन का टाइम है, हस्बैंड बच्चों को लेकर सो रहा है, भाई दूसरे रूम में उसने फांसी लगा ली, शाम को देखा जो लटकी हुई थी वो बेचारी। अब देखा जाकर जब उसको उतारा तो अल्टीमेटली क्या सुसाइड है, सुसाइड है ना, पर उसका कारण क्या, कॉज क्या है? उसका दर्द, उसकी परेशानी। अब ऐसे में सीधा पुलिस आए उसको उठाकर जेल में लेके जाए, तो अगर लड़की वालों की फैमिली उसी वक्त वहां पे आती है और बोलती है कि नहीं इस आदमी का कोई हमें नजर नहीं आता, इसने कुछ किया होगा, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करता है, मेरी बेटी को ये देख रहा था, प्रॉपर मेडिकेशंस मिल रहे थे, इसको दवाई टाइम से मिल रही थी, इसको जेल भेजकर कोई पर्पसफुल नहीं होने वाला, उल्टा बच्चे वीरान हो जाएंगे। बच्चों देखने वाला कौन है? नानी नाना कब तक देखेंगे? क्या उनकी फैमिली नहीं है? बिल्कुल है। क्या अनाथ आश्रम में डालोगे बच्चों को? ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में उसकी अरेस्टिंग रुकवाई जा सकती है, लड़की की फैमिली वाले रुकवा सकते हैं। जी रुकवा सकते हैं। कई बार एक बोलते हैं डेथ डिक्लेरेशन होता है, लड़की जब मर रही होती है ना, बोल देती है वो कि इसने जलाया मुझे, हस्बैंड ने। करेक्ट। कई बार क्या बोलती है कि नहीं इसने, इसकी वजह फांसी लगाई है। मान लीजिए एक लड़की है, एक लड़की ने
फांसी इसलिए लगाई क्योंकि वो लड़का बार बार परेशान करता, रात को दारू पी के बहुत ज्यादा आता है, टाइम से घर पे नहीं आता, बहुत परेशान है, और वो बच्चों से इतना फेडअप हो गई है कि वो परेशान हो चुकी है, मुझे मरने के अलावा कोई सॉल्यूशन मेरा बचा नहीं। ठीक, वो इसलिए सुसाइड कर रही है कि उसका हस्बैंड दहेज नहीं मांग रहा है, उसको मारपीट नहीं रहा है, उसकी हरकतों सुसाइड कर रही है। अब उस माली सुसाइड उसने कर ली। सुसाइड करने के बाद में क्या होता है, जब सुसाइड उसने की या उसने आग लगा ली अपने आप को, आग लगाने के बाद में वही हस्बैंड उसको लेकर गया हॉस्पिटल गए, लड़की ने उसमें डिक्लेरेशन अपना ये दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके मैं बड़ी परेशान थी, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, मेरा हस्बैंड टाइम से घर नहीं आता है, परेशान होता है, तो मैंने इसलिए अपनी सुसाइड करने की कोशिश की। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, जब तक वो हस्बैंड बैठा हुआ 2 4 5 10 घंटे तक या एक दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, FIR भी लॉन्च हो गई जी। अब जैसे ही वो गया घर पे, कभी तो जाएगा, अब उसके घर वाले आते हैं, उनमें से कोई समझदार आता है और वो देखता है 70% लड़की जल चुकी है, वो स्टेटमेंट चेंज करवा देता है कि नहीं, तो ये बोल कि रात भर ये आया नहीं, बहुत परेशान था, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, मैं बाबा इसको फोन कर रही थी, ये आया, मिट्टी तेल ऊपर डाल के मेरे को आग लगा दी, और वो लड़की कुछ दिन बाद मर गई। नाउ व्हाट? डेथ डिक्लेरेशन जो होती है ना, डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं हम इसको, डाइंग डिक्लेरेशन तो उसके अगेंस्ट है, पर दहेज की डिमांड तो है ही नहीं। अब गिरीश सिंह का जजमेंट, जो गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, अभी जो 2019 का जजमेंट है, अब यहाँ वो हिट कर जाता है। अब आता है जैसे सर अभी यहाँ पे ना सारी जो कहानी मुझे जो समझ में आ रही है कि जहाँ लड़की की फैमिली वाले एड ऑन हो जाते हैं, और इस वजह से बहुत सारे जो बेगुनाह लड़के हैं आज भी जेल में हैं, वही आप भी देखते हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे। पर मैं आज ये भी जानना चाहती हूँ कि दोनों ही फैमिली पीड़ित हैं, एक तरफ लड़के की भी पीड़ित है, एक तरफ लड़की भी, क्योंकि 50% ले लेते हैं। तो जो लड़के की फैमिली है, अगर एक लड़की की फैमिली गलत है तो उस दौरान उन लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी तरफ ही सारे 7 साल की जो एक प्रॉपर एक सेक्शन है कि आप इसमें दौरान लड़की की डेथ हुई तो वो जेल चला जाएगा, तो उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या उनको पहले से FIR करनी चाहिए? क्या उनको पहले से एडवोकेट कर लेना चाहिए? लड़के वालों के प्रिकॉशंस लेने अभी हाँ, लड़कों वालों को, हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ भी लड़के वाले हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो जेल जा सकते हैं, क्योंकि डाउरी डेथ का सीधे हो जाएगा, दहेज प्रथा हो गई, या फिर मारपीट का केस हो गया, इस तरीके की। तो उस दौरान उन लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए कि कानून के पास पहले ही चले जाना चाहिए उन्हें? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक कंसेप्ट होता है ट्रांजिट बेल का। ट्रांजिट बेल में यहाँ पर क्यों बीच में घुसा रहा हूँ, रीजन है उसका। मान लीजिए लड़की है और इस समय जो हस्बैंड है वो पटना में रहता है जी, और रहने वाले वो दिल्ली में है, मतलब लड़की को जो मेन घर बनाया वो दिल्ली है, अभी वो लड़का पटना में है। ठीक, वहां पर वो चले गए, केस दर्ज होता है कि मतलब वहां पर लेकर गए और कॉज ऑफ एक्शन बनाया कि दिल्ली में केस दर्ज हुआ, पर लड़का वो पटना में है। ठीक, या कुछ ऐसा समझिए कि वो लड़की और लड़का और एक छोटा बच्चा दिल्ली में रहते हैं, उसकी फैमिली पटना में रहती है। ठीक, अब लड़की ने सुसाइड कर ली, इमीडिएटली फटाफट पुलिस अरेस्ट करने के लिए भागेगी। हो सकता है पटना उसके घर पे जाके रेड में मार दे, क्योंकि एलिगेशंस ऐसे हैं कि उसकी मां ने प्रोवोक किया कि सुसाइड कर ले, जाति सूचक शब्द बोला करती थी, डिमांड करती थी, जो बाप है वो भी कमेंट कसता था, उसकी लड़की भी कमेंट कसती थी। अब वो क्या करेगा? अब वो पहले भागकर दिल्ली आए कि एंटीसिपेटरी बेल लगाए। देखिए, एक वर्ड होता है कि वो दिल्ली तक आने में सोच रहा है कि अगर मैं कहीं भी मिलूंगा तो पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मेरा तो रोल ही नहीं है। करेक्ट। लड़का लड़की 5 साल दिल्ली में रह रहे हैं, शादी होते दिल्ली चले गए, हमारा क्या रोल इसके अंदर? यानी ट्रांजिट बेल का एक कंसेप्ट आता है, ट्रांजिट बेल क्या है? एक प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक जजमेंट है 2023 का, ये ट्रांजिट बेल की बात करता है। ट्रांजिट बेल का मतलब अब वो पटना से दिल्ली आकर बेल लगा सकता है। उस पीरियड में 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की, मान लीजिए कि वो जो लेडीज है, जो उसकी माँ है, जिस पे एलिगेशन लगे, वो ट्रांजिट बेल लगा सकता है। उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है मान लीजिए, फादर बहुत ज्यादा बीमार है मान लीजिए, घर में अभी लड़की की शादी है परसों और आज वो केस हो गया, वो इमीडिएटली अरेस्ट होना नहीं चाहते और सीधा यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है रास्ते पकड़ ले, तो यहाँ पर ट्रांजिट बेल लगाई जा सकती है। उतना वक्त उसको मिल जाएगा 10, 15, 20 दिन का कि आइए और इस कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट में आकर रिपोर्ट कीजिए, बेल लगानी है आपको, एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, आगे प्रोसीडिंग करनी है वो कीजिए। बट इसका पूरा एक प्रोसीजर है कि वहां पटना बेल तो लगा लोगे क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल लगेगी दिल्ली में, जहां केस होता है
बेल भी वहीं लगती है, दूसरे स्टेट में नहीं लग सकती। नहीं लग सकती, पर वो वहां पर ट्रांजिट बेल लगा सकते हैं अगर वो चाहते हैं। ट्रांजिट बेल लेकर उस वक्त को सेव कर सकते हैं। अगर किसी के साथ भी, ये केस कोई भी हो सकता है, ये मर्डर केस भी हो सकता है। मान लीजिए मर्डर हो गया कर्नाटका में, आप रहते हो कहीं पर भी, आप रहते हो हैदराबाद में या फिर आप रहते हो जम्मू एंड कश्मीर में, जी। तो पुलिस आपको अरेस्ट करने पहुंच रही है। हाँ। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये भी कारण हो सकता है। मेरे घर में शादी है, कारण हो सकता है। गलत एफआईआर है, कारण हो सकता है। तो ट्रांजिट बेल आप वही जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई कर सकते हो। बेल के लिए आप अप्लाई जैसे आप करोगे तो आपको वक्त मिल जाएगा, फिर आप जाना वापस जहां एफआईआर हुई है वहां जाके आप बेल ले सकते हो। मैंने इस बेल की जो ये प्रोसीडिंग है, इस बेल के कंसेप्ट को ना फॉलो करने की वजह से बहुत सारे लोगों को जेल जाते हुए देखा है। करेक्ट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखो ये एंटीसिपेटरी बेल के बारे में भी लोगों को नहीं पता। प्रॉपर एक प्रोसेस हो जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि पुलिस अभी अरेस्ट करे ना करे, हमें एक एडवोकेट को लेके मतलब पहले से हायर करना है नहीं करना है, तो शायद नॉलेज नहीं है लोगों को। मैंने पहले कई बार बोला है कि किसी भी अपराध में आपका नाम आ गया, इमीडिएट जितने जल्दी हो सके वकील साहब से मिलो अपने। बिल्कुल। और अपराध आपके साथ हुआ, जितने जल्दी हो सके पुलिस जाके मिलिए। एंटीसिपेटरी बेल जो मिलती है ना, एक रेमेडी है, रेमेडी को फॉलो तो करो। करेक्ट। आपने कुछ नहीं किया, बट पुलिस को केस इस तरह से बताया गया कि आपने सब कुछ किया, पुलिस तो आपको अरेस्ट करेगी। एंटीसिपेटरी बेल आप लगाते हो तो एंटीसिपेटरी बेल के भी कुछ प्रोविजंस हैं। अगर केस बनता है 7 साल तक की सजा का अपराध है, 7 साल तक की सजा ही हो सकती है, तो ऐसे में आप एक एप्लीकेशन लगाओ। मतलब आप जिस कोर्ट में जाओगे तो वहां बोलोगे 41A का नोटिस सर्व भी नहीं हुआ। अरनेश कुमार जजमेंट क्लियर बात बोलता है। अरनेश कुमार मजिस्ट्रेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट आया ही 498A के लिए था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके। क्यों? पहले क्या होता था कि जो भी कोई आया, नाम किसी का आ गया, फटाफट से उठाओ और जेल में डाल दो। राइट। 2-3 साल तक की सजा होनी है, बट फिर भी जेल में डाल दो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वहां पे गाइडलाइंस दी कि अब ऐसे में कोई भी पुलिस वाला अगर 7 साल तक की पनिशमेंट का कोई मामला है, सीधा अरेस्ट नहीं करोगे। डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में लोगों की अरेस्टिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए। अगर सही मायनों में आप देखते हो तो डोरी डेथ भी तो 7 साल कम से कम सजा की बात करता है, और यहाँ मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है। तो यहाँ पर आपका 41A का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, यहाँ लगेगी नहीं वो। पर अगर सिर्फ 498A का मामला है तो लगेगी। आपको हर जगह एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी होती, कई बार नोटिस सर्व कराने के लिए भी आप जाते हो। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बार बार केसों को लड़कर, समझकर, उसको पढ़कर, नॉलेज लेकर, सेक्शंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद में नॉलेज आती है कि अब इस केस में करना क्या चाहिए। आप ट्रांजिट बेल ले लो, जैसे मैं बताया, टाइम सेव कर सकते हो। एंटीसिपेटरी बेल ले लो, बाहर से बाहर निकल सकते हो। आप क्वेश्चन लगा दो। क्वेश्चन क्या लगाओगे? आप ये लगाओगे कि भाई एक मान लो लड़की है, एक लड़का और लड़की, मतलब वो दोनों बहन भाई है। शादी उन लोगों की दोनों की हो गई। लड़की की शादी मान लीजिए हुई थी 2018 में। ओके। लड़के की शादी हुई है 2021 में। लड़की उसी वक्त शादी करके और चली गई, क्योंकि उस वक्त डिस्प्यूट हुआ फैमिली का बहुत ज्यादा। लड़के और लड़की की, मतलब भाई और बहन के बीच में कोई बातचीत नहीं है। लड़की अब चली गई कहां? यूएस चली गई जी। लड़के की शादी हुई 21 में। शादी का कार्ड दिया गया कि भाई मेरी बहन है तो कोई नहीं, लड़ाई मनमुटाव जरूर है पर आ जाओ। राइट। वो शादी में अटेंड करने आई, 2 दिन के बाद वो अपने घर वापस चली गई। ठीक। अब यहां पर जब भी कुछ हुआ, 7 साल के भीतर लड़की ने सुसाइड कर ली या नहीं भी की, डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 12 में अगर वो चले गए, सेक्शन 12 केस होता है अलग से। आप डीवी में आप सेक्शन 12 में जाते हो, 125 मेंटेनेंस में जा सकते हो, सेक्शन 9 भी लगा सकते हो अगर वो लड़का बिना बताए चला जाए। 498 की एफआईआर करवाते हैं, उन सब में लड़की का नाम डाल दिया जी। 498A को लड़की क्वेश्चन करा सकती है। क्या बोलेगी? अरे भाई जब शादी हुई तब मैं 2 दिन के लिए आई थी, उसके बाद ना मेरी कोई बातचीत होती ना मैं आती हूँ, और ये एलिगेशन लगाती है, ताने मारती है फोन कर करके, और जबकि आज तक मैंने एक भी कॉल नहीं किया, तो क्वेश्चन में जाना चाहिए उसको। ओके। ये क्या करते हैं कि कमजोर नफ्स क्या है, जैसी उस लड़की को नाम आप डालोगे, लड़की नाम डाला, और जैसी एक बार भी यूएस से दिल्ली आई या किसी भी स्टेट आई, उसकी माँ और बाप पर बहुत फर्क पड़ेगा। दबाव डालने की वजह से फर्जी केस बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए दहेज हत्या केस से लड़की सुसाइड कर ली, उसकी लड़की की मां ने, डिसीज्ड बोलते हैं जो मर गया, लड़की की मां ने उस लड़की का नाम लिखवा दिया, जो हस्बैंड था उसका। राइट। जो लड़की है, हस्बैंड की जो बहन है, उसका नाम लिखवा दिया। वो तो कभी आई नहीं, इंडिया ही नहीं आई दोबारा उसके बाद, तो आप कैसे उसका नाम डाल सकते हो? ऐसे में क्वेश्चन जाना चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि जब आप किसी पर केस लगाते हो ना, तो सीरियस टू सीरियस लगाते हो, और जब
किसी पर केस होता है, मान लीजिए कोई मैं हूं अगर केस लड़ने जा रहा हूं, मुझ पर जो सेक्शन लगे कम से कम लगे, इसको देखा जाता है, बैलेंस करना पड़ता है इसको। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब हम किसी भी एक मुद्दे में बात करते हैं ना, तो हमें दोनों चीज देखनी पड़ती है। आज हम केस को डिस्कस कर रहे हैं डिसीज की वजह से, जो लड़की मर गई उसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, या लड़के को सेव करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करके बात करते हैं, लोगों को आधों को समझ आएगा, आधों को नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैम ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का कंसेप्ट है ना, ये काफी बड़ा एक लंबा कंसेप्ट होता है, बड़ा एक सब्जेक्ट है ये। अगर मैं जजमेंट्स को खोलकर बताना शुरू कर दूं, जो गिरीश कुमार की बात कर रहा हूं, गिरीश सिंह की जजमेंट की बात कर रहा हूं, उसमें ही वक्त लगेगा। करेक्ट। अगर मैं अब जैसे देश का कानून तो ये बोलता है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। लड़के ने तो कुछ किया ही नहीं, अपनी वाइफ को प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहा था, उसको बेल क्यों नहीं दी? क्यों चार्जशीट लगने का वेट किया गया? जबकि लड़की का कोई भी ऐसा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल कुछ सामने ही नहीं आया जिसमें लड़का फंस सकता था, बट फिर भी जेल में, उसकी मां जेल में, उसका भाई, उसका फादर जेल में। बहुत सारे केस होते हैं मैडम, बहुत सारे केस। मैं डोमेस्टिक वाले से बहुत सारे देखे। एक बार अगर लड़की सुसाइड हुई तो वहां से लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। फादर की डेथ, माँ की डेथ, बेचारा वो जेल में, बाहर आया, खुद ने सुसाइड कर ली। ये सेम केस हो चुका है। जैसे अभी सर ने कहा कि कहीं एक मिक्स ब्रॉडकास्ट होता चला जा रहा है, जहाँ पे हम बात करते करते दोनों की ही सेफ एंड साइड को लेके हम बात करने लगे। पर मैं चाहती हूँ कि हम जहाँ लड़कों को सेफ की बात करें तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसमें डिटेल में बात करेंगे। पर आज हम क्या है कि एक लड़की को लेके जो हमने स्टार्टिंग की दहेज प्रथा को लेके, उनके मारपीट को लेके, तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े हो रहे हैं, तो एक पत्नी अपने पति के ऊपर कोई कंप्लेंट करने जाती है तो पुलिस वाले क्या तुरंत एक्शन लेते हैं, या उस प्रोसेस को प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए उन्हें लंबा समय लगता है? मैम आपको ना मैं यहाँ पर एक ना सच्चाई बताता हूँ इस लीगल सिस्टम की। सच्चाई है और सबको पता होनी चाहिए, कि जिन्होंने भी पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है ना, वो काफी हद तक नॉलेज ले चुके हैं और समझ रहे हो केस किस तरह चलते हैं। अगर ये मामला नॉर्मल है 498A का, तो ये तो बड़ी क्लियर बात बोलता है। क्या बोलता है कि 7 साल तक का अपराध है तो डायरेक्ट पुलिस किसी को अरेस्ट कर नहीं सकती, 41A का नोटिस देगी। ठीक, तो पुलिस अरेस्ट वैसे भी नहीं कर सकती। पर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं लड़के को बुलाकर लॉकअप में डालकर, वहां माहौल इतना गर्म कर देता है, इवन वुमेन सेल भी मामला जाता है तो लड़के के साथ परेशानियां तो होनी शुरू हो ही जाती हैं। परेशानियां होती हैं और परेशानियां होंगी, बट उसके बाद लड़की सोचती है कि मैंने थाने बुला लिया, परेशान कर दिया, ये 2, 4, 5, 10 दिन की प्रॉब्लम है। उसके बाद सालों साल तक कोर्ट के सिर्फ चक्कर काटेगी लड़की भी और लड़का भी। होना हुआ ना कुछ नहीं है। या तो अपने केस को आप स्पीडी ट्रायल चलवा दो, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्पीडी ट्रायल चलवा दो तो बात अलग है। लड़की बोलती है कि भाई इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे ऐसे वर्ड बोले, इसकी मां ने ये बोला, केस दर्ज करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर देश का कानून ये बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपके ऊपर है। प्रूफ कैसे करोगे कि उसने गाली दी? प्रूफ कैसे करोगे उसने टॉर्चर किया? प्रूफ कैसे करोगे कि उसने जाते सूचक शब्द बोला? प्रूफ करने को रास्ता ही नहीं है। करेक्ट। तो आप ये सोच रहे हो कि देखो, सच्चाई से रियलिटी और जो क्या नॉन रियलिटी है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन केसेस में। लड़की बोलती है उसका रेप हुआ, वो जाती है FIR लॉन्च करा देगी फटाफट से, नो प्रॉब्लम। लड़की दिखा, वो जब बनता है केस, लड़का जाता है कोर्ट में, दिखाता है कि 3 साल 4 साल का रिलेशन था, इमीडिएटली उसको बेल मिल जाती है। अब लड़की फिर परेशान। तो लड़की का ये सोचना कि हर छोटे मुद्दे पर मैं कंप्लेंट कर दूंगी, हर छोटे मुद्दे पर FIR लॉन्च करवा दूंगी, इसको जेल भिजवा दूंगी, इतना आसान नहीं होता। ये चीजें आसान नहीं है। ना तो कोई जल्दी जेल जाता है और ना ही उसके ऊपर एक्शन होता है। डिपेंड करता है कि आपकी लीगल प्रोसीडिंग क्या बोलती है, या फिर कितनी सजा का वो जो सेक्शन लगा है, कितनी सजा का प्रावधान है, उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें आगे बढ़ता है। जैसे अभी आपने बहुत अच्छे से बताया कि लड़की या लड़के दोनों ही नहीं समझ पाते हैं, दोनों के बाद जो प्रूफ होगा वो उसको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आजकल डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ है उसका ना मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। आपके पास इतने केसेस आते हैं, तो उनको हैंडल किस तरीके से किया जाता है? देखिए, ऐसा होता है अल्टीमेटली कि दोनों तरफ जब केस आता है ना, लड़की ने केस डाल दिया, ये लड़का, दोनों शुरू में बहुत ही ऊपर सातवें आसमान पे होते हैं कि आज तो हम ये कर दें, कल हम वो कर देंगे, इमीडिएटली इसको जेल भेज दूंगी। लड़की ये सोचती है, लड़का ये सोचता है मेरा घर क्या लेगी। ये चीजें क्या है कि दोनों को एक साथ लेकर चला जाता है, और जजेस शुरू में लड़की की तरफ से ही बात सुन रहे होते हैं। एक वक्त के बाद जब केस बदलता है तो लड़के की बात भी सुननी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है कि आप हर छोटी बात को लेकर कोर्ट चले जाओगे और सामने वाले को जेल भेज दोगे। भ्रम है सिर्फ। आप अपना वक्त पैसा दोनों खराब कर रहे हो। एक वक्त के बाद आप शांत बैठ जाओगे और बोलोगे कि नहीं ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था, खामखा अपना वक्त बर्बाद किया, क्योंकि वक्त गया वापस तो कभी आएगा नहीं। आपने एलिगेशन लगा दिया, जिंदगी भर वो जो धागा टूट गया हुआ जुड़ेगा भी नहीं।
तो इन चीजों को थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। अल्टीमेटली जो रियलिटी है उस पर ध्यान दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जैसे हमने ना स्टार्टिंग में बात की, तो हो सकता है कि हमारी ऑडियंस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि हम दोनों को लेकर डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी के ऊपर डॉरी केस हो जाता है या कोई डॉरी केस कर देता है, तो पूरा जो प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे होता है? अगर लड़की की डेथ हो जाती है तो एक प्रोसेस किस तरीके से? देखिए, डॉरी डेथ में इसका कुछ प्रोसीडिंग आप समझिए कि लड़की ने सुसाइड आज कर ली, राइट। सुसाइड अगर की है ना तो एसडीएम भी मौके पर आएगा। एसडीएम में काफी बड़ी चीज होती है, उसकी पोजीशन अपने में बहुत बड़ी, बाकी सब केस में आपको देखने को मिलेगा नहीं। बट वहां पर एफएसएल टीम भी आएगी, थाना भी आएगा, एसडीएम भी आएगा, और पूरी तरह से उस केस की जांच की जाएगी और केस को बहुत ही सीरियस तरीके से टैकल किया जाएगा। लड़के को अरेस्ट कर जेल भेज जाएगा, जेल उसको भेज दिया, अब यहाँ चार्जशीट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर किसी को अरेस्ट नहीं करना है फैमिली में से, तो हो सकता है कि उसको पार्टी बनाकर 41 नोटिस देकर पूछताछ करके छोड़ दें, ये भी हो सकता है। अब कोर्ट में केस चल रहा है, चार्जशीट फाइल होगी, और चार्जशीट फाइल होने के बाद में अब यहाँ पे केस डिसाइड होगा। 90 डेज में चार्जशीट आपकी फाइल हो जाएगी। जैसी चार्जशीट फाइल होती है, अब यहाँ पे आप बेल लगा सकते हो। लड़के की भी अगर लगता है कि लड़के का जो केस है वो बड़ा स्ट्रांग है, ऐसी क्रूएलिटी कुछ नहीं हुई, दहेज कभी मांगा नहीं गया, तो पहले ही बेल हो सकती है। बाद में चार्ज फ्रेम होने से लेकर केस की पूरी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई होती है। बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा, अगर केस में लगता है कि एज पर द प्रोसीडिंग, एज पर द लॉ, अगर कानून ये बोलता है कि नहीं, ये केस उस दहेज हत्या केस में लैंड नहीं करता है, इमीडिएटली केस को क्वेश्चन कराने जाना चाहिए। और अगर वो केस दहेज हत्या का ही बनता है तो क्वेश्चन होगा नहीं, वो केस को देखा जाएगा। और ज्यादातर, क्योंकि ये जो केस है ना, ये ट्रायल बाय सेशंस कोर्ट है, सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा, और यहां पर जब केस चलेगा तो वकील साहब की इंटेलिजेंसी, वकील साहब का एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। केस क्वैश होगा या नहीं, या फिर अपनी जिंदगी के कुछ साल आप जेल में काटोगे। मान लीजिए किसी इंसान ने 3 साल जेल में काट लिया, बाद में उसकी बेल होगी, सजा होगी 7 साल की, तो 3 साल कंसिडर होते हैं वो, अब 4 साल उसे और काटने। अगर सजा हो गई और वो अपील लगाने चला गया हाई कोर्ट में, तो हो सकता है अगले 6 महीने उसको बेल भी मिल जाए। फिर हो सकता है सही से अगर ग्राउंड ले लिए गए और सही से बताया गया केस से डॉरी डेथ नहीं था, हो सकता है वो बरी भी हो जाए, मतलब केस को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं किसी को आज सजा सुनाई गई और सजा सुनाने के बाद में अब वो 7 साल या फिर 10 साल जेल में रहेगा ही, जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर उस केस को खत्म कराया जा सकता है, बेल ली जा सकती है। ऐसा नहीं है एक बार ऑर्डर आ गया तो वही फुल एंड फाइनल है। चार्जशीट हमें कब मिलती है? 90 डेज में। देखिए, केस को कुछ आप इस तरह समझिए, जितने भी मामले 10 साल तक की सजा के हैं 60 दिन में चार्जशीट आ जाएगी। जितने भी मामले 10 साल से ऊपर सजा के हैं 90 डेज में चार्जशीट आएगी। पर ये रेप जैसे मामलों में चीजें बदल जाती हैं, वहां पर 60 डेज में चार्जशीट आ जाती है, एज पर द बीएनएस, एज पर द बीएनएसएस जो नया कानून है। तो उसके हिसाब से 60 डेज में चार्जशीट आएगी। पर ये डिपेंड करता है कि केस में किस तरह से आगे प्रोसीडिंग चल रही है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आनी है कि नहीं आनी है, एफएसएल रिपोर्ट आनी है कि नहीं आनी है, पर चार्जशीट लग जाएगी इतने टाइम में। अगर नहीं लगती है तो डिफॉल्ट बेल का आपको राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। बेल लगाते ही केस कितना भी सीरियस हो, 90 डेज में चार्जशीट लगनी है, और 92, 93 डेज, 91 डेज हो गए, आपने अगर डिफॉल्ट बेल लगा दी, आपको बेल मिल जाएगी। पुलिस को बाउंड किया हुआ है कि आपको 90 डेज में या 60 दिन में चार्जशीट लगानी ही पड़ेगी। आप अगर नहीं लगाते, हम सामने वाले को बेल दे देंगे। स्टैट्यूटरी राइट है उसके पास। 167(2) जो प्रोविजन है ये सीआरपीसी का, उसके तहत ही बिल लगाई जाती है। सर, एक चीज और, जैसे अब थोड़ा सा ये मैं डेप्थ में पूछना चाहती हूँ, एक लड़की होने के नाते, कई बार क्या होता है कि रिश्ते में हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन की बात, क्योंकि रेप की बात अभी हुई है, कई बार क्या होता है मैरिज के बाद भी अगर वाइफ का मन नहीं है, फिर भी हस्बैंड अगर उसके साथ कोई संबंध बनाता है, तो क्या वो रेप की तरफ कंसीडर किया जाएगा? इसका जवाब मैंने पहले भी कई बार अपने पॉडकास्ट के थ्रू दिया है, लोग सवाल पूछते हैं ये। देखिए, इसका ना अगर हम सामाजिक सवाल का जवाब दें तो सामाजिक तो ये है कि उसको रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाज कुछ इस तरह समझता है कि शादी हो गई तो जो वाइफ है उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई। इस समाज सोचता है कुछ हद तक, पर सब ऐसा नहीं सोचते हैं। देखिए, बोलते हैं नो मीन्स नो। एक मूवी में बोला था, अमिताभ बच्चन वहां पे क्रॉस कर रहे होते हैं, वकील होते हैं उस मूवी के अंदर। कंसेंट जरूरी है, विदाउट कंसेंट कोई भी रिलेशन बन रहा है वो गलत है। मैं हमेशा बोलता, कोई भी चीज, अब जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन होता है, कोई इंसान पेड सेक्स करने के लिए जाता है, आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि साथ में वो, अगर जबरदस्ती करता है तो रेप है, चाहे फिर वो अपनी वाइफ के साथ क्यों ना कर रहा हो। अब डिपेंड करता है कि उस केस को लेकर कोर्ट में किस तरह से आप खड़े होते हो। कानून में जो लिख दिया गया वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो बदला जा सकता है।
आपका केस ऐसा हो सकता है, किसी भी एक फीमेल का केस उस लेवल का हो सकता है जिस लेवल की वजह से सुप्रीम कोर्ट सोचने पर मजबूर हो जाए कि नहीं, इस पर कानून लाना पड़ेगा। तो कानून आते हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ, कानून में बेशक वो डिफाइन नहीं है, जोड़ा जा सकता है, जजमेंट बन सकता है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो सर जैसे एक मैं पर्सनली हो सकता है ये केस से रिलेटेड होना हो कि कई लेडीज क्या होता है वो दहेज प्रथा की वजह से भी परेशान है, सास ससुर उन्हें परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हस्बैंड भी गाली गलौज मारपीट और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना रहा है। तो ऐसी महिलाएं बहुत सारी होंगी जो ये पॉडकास्ट भी सुन रही होंगी, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? एज ए लॉयर आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि उस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो टॉर्चर झेलते रहना चाहिए या उन्हें अपने लिए एक सही डिसीजन लेना चाहिए? मैम पता है, सामाजिक एक्सेप्टेंस जो होती है और साथ में ही कानून, ये दोनों एक जुमले में आ नहीं सकते। जहां पर भी बात समाज की आती है, जहां पर समाज की फीलिंग्स की आती है, वहां पर कानून के जो रिजिड प्रोविजंस हैं वो एक साथ नहीं चल सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब लड़की की सिचुएशन क्या है, अगर वो लड़की थोड़ा सा भी कानून को जानती समझदार थी तो वो दोनों सिचुएशन में कभी नहीं फंसेगी। वो पहली सिचुएशन के आते ही उस घर को छोड़ देगी, सेकंड सिचुएशन को कभी आने नहीं देगी वो। और अगर लड़की समाज को देखकर, परिवार को देखकर, अपनी फैमिली को देखकर आगे बढ़ रही है तो दोनों सिचुएशन उसके साथ होंगी। ऐसी लड़कियां, देखो होता क्या है कि आर्टिकल 21 सबके लिए है, उतना ही आपके लिए, उतना मेरे लिए, उतना ही लड़के के लिए, उतना ही लड़की के लिए। ठीक, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, आपको भरपूर जिंदगी विद डिग्निटी जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि धिक्कार की जिंदगी आपको जीने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। और कोई भी इस फंडामेंटल राइट को आपसे छीन नहीं सकता। बट हमारे देश में क्या है कि लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने की आदत है। क्या कॉम्प्रोमाइज है? कहीं जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ, खामा लोग सब खड़े हुए हैं, एक्शन किसी को नहीं चाहिए। मैंने अक्सर लोकेलिटीज में देखा है कि गली में टेंट गाड़ देते हैं, कुछ फंक्शन हो रहा है, गली बंद कर दी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। एक आदमी शराब पीकर, मतलब एक मान लीजिए पूरी बारात में एक कोई किसी का रिलेटिव है लड़के वाले का, शराब पी के पूरी बदमाशीगिरी करता है, पूरी पार्टी खराब करके कोई एक्शन लेना चाहता नहीं। तो समाज इस तरह इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। जब रेडी है तो आप करोगे क्या? जहां समाज एक साथ खड़ा हो जाता है ना मैडम, तो वहां पर चीजों को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। अब यहां पर ऐसे अगर किसी भी लड़की के साथ हो रहा है तो मेरा बीइंग एन एडवोकेट तो यही एडवाइस है कि उसको उस घर को छोड़ देना चाहिए। घुट कर जिंदगी जीने कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड वो वही 304B केस पर 80 BNS पे चले जाएंगे। डोरी डेथ का बाद में केस लगेगा या सुसाइड केस लगेगा। अपनी जिंदगी खत्म करके होगा क्या? जिसके लिए जिंदगी खत्म की वो नेक्स्ट डे ही अपनी वापस जिंदगी में अपने सेम ट्रैक पे आ जाएगा, कुछ वक्त बाद शादी भी कर लेगा। आप तो गए, फायदा क्या उस चीज का? बेटर है, कितनी ही लड़कियां हैं जब वो परेशान हो रही थी, घर को छोड़ा, जिंदगी को आगे वो कुछ थोड़ा बढ़े और जिंदगी बहुत कुछ तरक्की करके दिखाया। आज वो हस्बैंड पर पछता रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल। तो ये कभी भी मैं किसी भी तरह सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा किसी भी लड़की के लिए कि वो ऐसा कोई स्टेप उठाए या कोई भी अपने आप को हार्म दे। मैं ऐसी कई सारी लड़कियों को जानता हूं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद ना तो वो अपने घर पे गई, अपनी मैके गई, ना ससुराल में है, इंडिपेंडेंटली बाहर रह रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, घर लिया, जिंदगी अपनी सुकून से गुजार रहे हैं। बिल्कुल। और कई लोग क्या होंगे कि सोच रहे होंगे कि हम क्या एक्शन लें। बहुत सारी महिलाएं जो दहेज प्रथा को लेके परेशान है, पीड़ित हैं, हस्बैंड की मारपीट से पीड़ित हैं, पर वो डिसीजन लेना चाहती है कि FIR करने जाना चाहती हैं। तो FIR करने अगर वो पहुंच जाती है तो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करती हैं या उन्हें प्रॉपर FIR किस तरीके से दर्ज करानी चाहिए? देखिए, लड़की अगर ये सोचे कि मेरे साथ गलत हुआ पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है तो ये बात जान ले, कोर्ट में उसकी बात को ज्यादा ध्यान देकर सुना नहीं जाएगा। ओके। ये कुछ इस तरह की बात है जैसे कि बोलते ना कि एक इंसान बहुत वाइज हो, बहुत इंटेलिजेंट, समझदार हो, पर जेब में उसकी फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो जिस जगह वो बैठेगा ना, वहां शायद उसकी बात में वेटेज नहीं होगा, वजन नहीं होगा। करेक्ट। लड़की को नौकरी नहीं है, स्टेबल नहीं है, सबूत भी नहीं है, वो लड़ेगी जरूर, पैसा भी खर्च करेगी, वक्त भी देगी, परेशान भी रहेगी, एट द एंड उसे मिलेगा कुछ नहीं। देखिए, इंसान आप ना एक सॉफ्ट कॉर्नर से इंसान की तरह अगर हम ना सोचें और हम टेक्निकली सोचें तो सचमुच से कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपका फोन गायब हो जाए, आप मुझ पर एलिगेशन लगा दो, तो एलिगेशन लगाने के साथ साथ में आप वो प्रूफ कैसे करोगे ये कि मैं ही इस रूम में था इसलिए? नहीं,
आप कोई भी चीज अगर लगा रहे हो तो आपको ये जान लेना चाहिए अपने देश के कानून में, खास करके आईपीसी के मामलों में जो बीएनएस का नया कानून बन गया, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर ही है, आप ही प्रूफ करोगे। अगर किसी के हस्बैंड ने आपको कभी थप्पड़ मारा था अपनी वाइफ को, तो प्रूफ भी वो वाइफ ही करेगी, देखो मेरे को मारा था। इसीलिए जो रेप विक्टिम्स हैं, रेप की पीड़िता जो होती हैं, वो उसको रेप समझती है, जबकि वो रेप कानून नजर में है ही नहीं। एक लड़का लड़की रिलेशन में आए, कुछ वक्त के बाद किसी होटल गए, उनका रिलेशन बना, कुछ वक्त गुजरा, लड़की ने बोला मुझे शादी करोगे, लड़के मना कर मैं शादी क्यों करूंगा, मना कर दिया। बीच में कोई पहले कोई ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ, लड़की गई, उसने बोला रेप किया इसने होटल में जाकर मेरे साथ। सवाल ये आता है कि जो आपका रिलेशन बना वो कमिटमेंट से बाद में बना है, कमिटमेंट बाद में हुआ कमिटमेंट, पहले कमिटमेंट हुआ बाद में रिलेशन बना, तो प्रूफ भी आप करोगे, पहले प्रूफ अपनी तरफ से प्रॉपर करना आप पड़ेगा। होटल में जाते हो, साइन करते हो, पेमेंट भी खुद करते हो, खुशी खुशी जा रहे हो, खुशी खुशी बाहर आ रहे हो, तो ये रेप कैसे हो सकता है? रेप एक फोर्सफुल एक्ट का नाम है, जहाँ बिना आपकी परमिशन के सारी चीजें। रेप एक फोर्सफुली जो एक्ट किया गया उसका नाम है, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, जैसे अभी एक तरीके की जो कहानी हमेशा हम मूवी में देखते आते हैं, कानून अंधा है। तो मतलब जो एक शादीशुदा लड़की है, उसका हस्बैंड उसके साथ फोर्सफुली अगर वो रेप कर रहा है या फिर फोर्सफुली उसके साथ रिलेशन बना रहा है, वो कैसे प्रूफ करेगी किसने मेरे साथ नहीं? देखो केस तो जाते हैं कोर्ट तक, ऐसी बात है, लड़कियां केस लेके जाती हैं, बट प्रूव नहीं हो पाती वो चीजें। अब वही ना, प्रूफ कैसे? एलिगेशन आप लगा सकते हो, और ज्यादातर लड़कियां ऐसे मामलों को लेकर कोर्ट ना जाकर वो बाहर से बाहर डिवोर्स लेकर या अपनी चीजों को खत्म करवाकर वो आगे जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। देखो एक पार्टनर है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ में वो तभी कंफर्टेबल फील करता है जब दोनों का आपस में इमोशंस जुड़े होते हैं, ऐसे तो कंफर्ट फील नहीं कर सकता। करेक्ट। ये इसलिए मैंने आपको बोला कि जो हम सब्जेक्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं ना, ये एक फैमिली का मैटर है, और फैमिली चलाना और डिस्ट्रॉय करना ये दोनों के हाथ में होता है, हस्बैंड के भी वाइफ के भी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो वाइफ है वही विक्टिमाइज हो रही है, ये भी हो सकता है जो हस्बैंड है वो विक्टिमाइज हो रहा है, हस्बैंड को भी तो परेशान किया जा सकता है। अभी दोनों सिचुएशन, दोनों सिनेरियो अलग अलग होते हैं, पर अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी में अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो ज्यादा लंबाई केस चलेगा नहीं आपका। जैसे अगर दहेज प्रथा का केस हो जाता है, इधर लड़की ने तो सुसाइड कर ली, उधर लड़का जेल चला गया, तो उस दौरान जो उनके बच्चे होते हैं उनका क्या होता है? देखिए वो एक सामाजिक एक जिम्मेदारियां बन जाती हैं, क्योंकि जब लड़की की फैमिली से बड़े बड़े एलिगेशन लगाने के लिए आए थे तो उन बच्चों की जिम्मेदारी भी तो वही लेंगे, ऐसा होता है। कई बार लड़के की फैमिली मतलब दादा दादी उन बच्चों को ले लेते हैं, वो जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि लड़के का भी कोई नहीं था, लड़की का भी कोई नहीं था, लड़की का दूर से कोई आदमी था जिसने क्या उसको पाला पोसा था, उसको फादर बोलती थी, दोनों अनाथ थे। अब ऐसे में क्या होगा? उस लड़की को जैसे पाल पोस के थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया, शादी वादी हो गई, और एलिगेशन लगा दी उस आदमी ने जाकर, उसके जो फादर फिगर था उसका जी। अब बच्चों क्या वो पालेगा? नहीं। तो इसी जगह पर कई बार कोर्ट आउट ऑफ द वे जाकर लोगों के कॉम्प्रोमाइज करवाता है। ओके। तो ऐसे में कई बार एफिडेविट भी फाइल किए जाते हैं। कई बार लड़का बोलता है कि मेरा एक ही बच्चा है, 2-2.5 साल का है, ऑर्फनेज में चला गया है बच्चा वो, तो उस बच्चे को मेरे को वापस दिया जाए, मैं उसकी परवरिश करना चाहता हूं। इन आधार पर उसको बेल मिल जाती है, और कई बार इन्हीं आधार को आगे चलकर वो कन्विक्शन भी उसको नहीं होता है, उसको एक्विटल कर देते हैं। अल्टीमेटली देखा यह जाता है कि जो हो गया सो हो गया, आगे क्या होगा, क्या उसमें से कुछ सुधारा जा सकता है, क्या उन चीजों को कुछ बदला जा सकता है, अल्टीमेटली ये देखा जाता है। समाज की भलाई किस चीज में? कानून का मतलब सिर्फ हाथ में स्वॉर्ड नहीं है, जो कानून देवी हाथ में स्वॉर्ड एक आ गया है, वो जरूरी नहीं है कि सबके साथ में स्ट्रिक्टली वो काम किया, जरूरी नहीं है। उस चीज के लिए सुधारा भी जाता है, कई बार समाज को देखते हुए अपने जो जजमेंट्स हैं उनको देखकर दिया जाता है। कई बार समाज की भलाई के लिए अपनी चीजों को आउट ऑफ द लॉ जाकर चीजों में वर्डिक्ट दिए जाते हैं। हर चीज कानून से नहीं चलती। एक लाइन और कही जाती है कि लड़कियों को तो हमेशा कानून बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया लड़कियों के ही सपोर्ट में आके खड़ी हो जाती हैं। वल्नरेबल कौन है, लड़का या लड़की? लड़की है। तो इसीलिए जब कानून बनाया गया तो लड़की को देख के बनाया गया कि भाई हो सकता है कि अपनी फाइट खुद ना लड़ पाए, इनका टॉर्चर हुआ हो, परेशानी हुई हो, तो इसीलिए वो चीज देखते हुए लड़कियों का फेवर किया गया, फीमेल का फेवर किया गया। उतना ज्यादा जेंट्स का, ज्यादा मेल का फेवर नहीं किया गया, सिर्फ वल्नरेबिलिटी देखते हुए, और इसका कोई दूसरा कारण नहीं था।
ओके, पर उसका आपको भी नहीं लगता कि लोग फायदा बहुत ज्यादा उठाते हैं? तो देखिए, कोई भी चीज जब किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, फायदा तो उसका उठाएगा। किसी को भी एडवांटेज आप दे दीजिए, वो फायदा उसका उठाएगा ही उठाएगा। फिर चाहे कोई भी वो वर्ग हो, कोई भी तबका हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, वहां पर किसी को मौका मिलेगा। आज की डेट में किसी को मौका मिलेगा पैसा कमाने का, फिर चाहे वो इलीगल वे क्यों ना हो, 99% लोग उसका चांस लेंगे ही नहीं। अभी हम एंड की तरफ है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आज का ना मैं डाइवोर्स को इसलिए नहीं छेड़ रही क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। बस एंड में जाने के टाइम यही जानना चाहती हूँ, इतने जो डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास तो इतनी सारे केस हिस्ट्रीज हैं या केस इतने आते हैं, तो क्या रीजन है इतने डाइवोर्स? देखिए, कुछ तो ना बोलते हैं खरबूजा के रंग बदलता है, कुछ ऐसा भी होता है। लड़कियों में टॉलरेशन जैसी चीजें कम होती जा रही हैं, और मैं सिर्फ ये कहूं कि नहीं, उनके साथ टॉर्चर होता है, गालियां दी जाती है, परेशान किया जाता है, दहेज की डिमांड की जाती है, ये सब केस में देखने को नहीं मिलता है। लड़कियां फ्रीडम चाहती हैं। करेक्ट। उस फ्रीडम की आड़ में कई बार उस लड़के की मदर, उसके पेरेंट्स, उसका परिवार भी आ जाता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम तो बाउंड है, नहीं, हम तो एक चार दीवारी में घुटकर रह रहे हैं। ये भी देखा गया है कि बच्चे हो गए, उसके बावजूद भी कई सारी लेडीज केस कर देती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। तो देखना पड़ता है फ्रीडम। देखिए, कोई भी इंसान जब आजादी किसी को मिलती है, एजुकेशन एक बगावत का नाम है। एक बच्चा पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ा, तो वो किसी के साथ भी वो बाउंड होकर रहना नहीं चाहता, बंदिश में रहना नहीं चाहता। जब वो बंदिश नजर आती है तो वो ऑब्जेक्शन करता है, ऑब्जेक्शन की वजह से वो कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट जाकर देखता है दुनिया तो वो है ही नहीं। जो बोला जाता है तो जेल भेज दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बाद में वापस आते हैं, पैचा पर दोबारा साथ रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी होता है। डिवोर्स होता है, वो एक बात अलग है। डिवोर्स ज्यादातर हस्बैंड ही डालता है, लड़कियां डिवोर्स कम डालती है। ओके, आजकल एक चल रहा है ग्रे डाइवोर्स। एंड की तरफ एक छोटा सा क्लू छोड़ के जाना चाहते हैं। हाँ। ये ग्रे डाइवोर्स क्या होता है? देखिए, अपना दिया गया खुद का नाम ग्रे डाइवोर्स बन जाता है। ओके, कि डाइवोर्स चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। मतलब ये थोड़ी सिचुएशंस, कानून में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हम कानून की बात, कानून में ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी खुद की स्टेटमेंट बनाई, खुद की स्टेटमेंट बनाकर आगे लेकर चले गए, उसको नाम दे दिया ग्रे डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स। ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड हम डाइवोर्स पे करेंगे क्योंकि उसी से रिलेट आता है ये दहेज हत्या या जो भी ये डाउरी हत्या हो गई, या फिर आप बात कर रहे हैं मारपीट हस्बैंड वाइफ की, तो वहां पे भी स्टार्ट होता है। एंड ऑफ द डे तलाक लिया जाता है क्योंकि आजकल लड़कियां हत्याएं नहीं कर रही हैं या सुसाइड अटेम्प्ट बहुत कम करती हैं लोग। और आजकल सबसे एक और आ रहा है कि पहले महिलाएं जितनी भी थी, फीमेल थी, वो सुसाइड करती थी, आजकल मेल बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मेल पर रखना चाहती हूँ कि वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, और प्रॉपर एक वीडियो बनाते हैं या सुसाइड नोट भेजते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, तो उनका भी हक है कि वो भी कोई एक्शन तो उस पर होता नहीं है ना। जिसको जाना वो चला जाता है। वो सोचता जरूर है कि समाज बदलेगा, चीजें बदलेंगी, होता ऐसा कुछ नहीं है। समाज उन चीजों को बाईपास करके दोबारा अपने राइट ट्रैक पे गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। हो सकता है कि हमारे पॉडकास्ट से कुछ चीज ऐसी निकल के किसको इन्फॉर्मेशन मिले, शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है, एंड ऑफ द डे उसे समझ में आए और एक जिंदगी बच जाए। तो उसके लिए भी हम हमेशा फीमेल की राइट को लेके ही हम बात करते हैं, तो ये हो जाता है कि फीमेल को सपोर्ट कर रहे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि एक पॉडकास्ट जहाँ मेल को अपने राइट्स के बारे में पता हो। बहुत सारी फैमिली आज भी स्ट्रगल फेस कर रही होंगी दहेज प्रथा को लेके या दहेज हत्या को लेके, वो जेल में है और बाकी के लोग आराम से रह रहे हैं। तो सर एंड की तरफ थैंक यू सो मच। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, मुझे भी नहीं बहुत सारी चीजें पता है। अगेन थैंक यू सो मच। और जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, जितना ज्यादा हो जाए प्लीज ये शेयर जरूर करिएगा। हर किसी को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये एकमात्र चैनल है जहां आप अपने राइट्स के बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं। ये एक पॉडकास्ट नहीं है, इतने सारे पॉडकास्ट पड़े हुए हैं। आप पीछे चैनल पर जाइए, हर एक पॉडकास्ट में आप अपने राइट्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं सर? मैसेज यही है, वो जानकार बनिए, एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन के रिलेटेड जो वीडियोस बनती हैं, अपने आप को एजुकेट करोगे तो कम से कम उन प्रॉब्लम में जिनमें आप फंसने वाले फंस सकते हो, उन प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। क्या बात है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। थैंक यू सो मच।